आज हम पढ़ेंगे अमेरिकी वर्चस्व, जिसे एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था भी कहते हैं। अमेरिकी वर्चस्व जिसे कहते हैं एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था। एक ध्रुवीय व्यवस्था। जब शीत युद्ध का अंत हो रहा था उस समय 1990 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर, जिसे H.W. बुश याद रखना आपको, दो राष्ट्रपति बने। एक जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे जूनियर और जॉर्ज H.W. बुश थे, वो थे सीनियर। जो पहले बन गए उनमें H आता है, H.W. बुश। इन्होंने कहा अमेरिकी व्यवस्था को नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, उन्होंने कहा कि नई विश्व व्यवस्था, नई विश्व व्यवस्था। पहले शीत युद्ध के दौरान जो विश्व व्यवस्था थी उसमें अमेरिका का भी वर्चस्व था और USSR सोवियत संघ का भी वर्चस्व था। उस समय ये द्विध्रुवीय व्यवस्था थी, लेकिन जब शीत युद्ध का अंत हो गया तो द्विध्रुवीयता का भी अंत हो गया। तब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अमेरिका की जो स्थिति हो गई विश्व में उसे नई विश्व व्यवस्था कहा। 1990 में ये कह दिया था। 1990 में जब प्रथम खाड़ी संकट हुआ था या प्रथम खाड़ी युद्ध जो हुआ था, उस समय उन्होंने कहा कि यह नई विश्व व्यवस्था है। प्रथम खाड़ी युद्ध जब हुआ उस समय 1990 में सोवियत संघ ने अमेरिका का बिल्कुल विरोध नहीं किया, UNO में भी किसी प्रकार का वीटो नहीं किया। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कहा कि यह नई विश्व व्यवस्था है जिसका नेता या जिसका नेतृत्व USA संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। एक ध्रुवीय विश्व के कुछ उदाहरण या जो अमेरिकी वर्चस्व हैं, अमेरिकन हेगेमोनी जो हैं, उसके प्रश्न पूछे गए हैं। UPSC में प्रश्न पूछे गए हैं, UPSC, RPSC और विभिन्न राज्यों की जो स्टेट PCSC है उनमें भी ऐसी अक्सर ये सेम सवाल ही पूछे थे और यही हमको याद करने हैं। ज़्यादा इसमें से नहीं डीपली नहीं पूछते हैं, केवल उनके नाम पूछते हैं, ये किससे संबंधित है और ये किस सन में किया गया उसके बारे में हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का प्रथम उदाहरण है प्रथम खाड़ी युद्ध। प्रथम खाड़ी युद्ध क्या है? प्रथम खाड़ी युद्ध, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ, कैसे हुआ? ये हुआ था अगस्त में, इसकी शुरुआत हो गई थी अगस्त 1990 में। अगस्त 1990 में इराक ने आक्रमण कर दिया कुवैत पर। किस पर आक्रमण कर दिया? कुवैत पर इराक ने आक्रमण करके इस पर अधिकार जमा लिया। कुवैत गया UNO में। कुवैत कहाँ गया? UNO में। UNO में गया तो UNO में अमेरिका ने प्रस्ताव लेकर आया। अमेरिका इराक के विरुद्ध USA ने इराक के विरुद्ध प्रस्ताव लाया, जिसमें उस समय सिक्योरिटी काउंसिल में USSR ने किसी भी प्रकार का वीटो नहीं किया तो अमेरिका उसमें अपनी मन मर्जी से काम करने लग गया। और जो UN का जो मिशन किया था उस मिशन में भी ज़्यादातर अमेरिकी सेना के ही सैनिक थे, पूरी दुनिया के सैनिक नहीं होकर, UNO की सेना के सैनिक नहीं होकर अमेरिकी सैनिक ही थे। इसलिए इसे अमेरिका का ही ऑपरेशन कहते हैं, अमेरिकी ऑपरेशन ही कहते हैं। इसका नाम है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हमें याद रखना। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित है। प्रथम खाड़ी युद्ध तो ये सीधा हो गया 1990। यही सवाल था, या तो पूछेगा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है, तो प्रथम खाड़ी युद्ध से,
और या फिर सवाल आएगा यह कौन से सन में हुआ, तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म 1990 में हुआ। आगे हैं यूगोस्लोविया में नाटो की बमबारी। दूसरा जो उदाहरण है वह है यूगोस्लोविया में नाटो की बमबारी। यूगोस्लोविया में आतंकवादियों के ऊपर जो नाटो एक अमेरिकी नेतृत्व का ही सैनिक संगठन है, इसलिए यह भी अमेरिकी हेगेमोनी का ही उदाहरण है। यूगोस्लोविया पर नाटो की बमबारी। 1999 में ये कब हुआ? 1999 में कोसोवा प्रांत है में यूगोस्लोविया ने अल्बानियाई लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार अल्बानिया जो देश था, अल्बानिया में अर्मेनियाई लोग, कौन से लोग? अर्मेनियाई लोग अर्मेनिया में शामिल होने के लिए आंदोलन कर रहे थे। उस समय गृह युद्ध की स्थिति थी, इसी कारण शीत युद्ध का पतन में ये कारण था, शीत युद्ध के पतन का एक कारण था ये। इसी प्रकार यूगोस्लोविया में भी जो लोग अल्बानियाई लोग थे, इस बार यूगोस्लोविया में कौन से लोग थे? अल्बानियाई लोग। और कहाँ थे? यूगोस्लोविया में। यूगोस्लोविया में जो अल्बानियाई लोग थे वे आंदोलन कर रहे थे और इस आंदोलन को दबाने के लिए सैन्य कार्रवाई की गई। सैन्य कार्रवाई की तो फिर अमेरिका ने अपने नाटो के नेतृत्व में अमेरिका ने यूगोस्लोविया पर आक्रमण कर दिया और 2 माह तक यूगोस्लोविया में बमबारी की। और कोसोवा जो प्रांत है, कोसोवा प्रांत में नाटो की सेना ने कब्जा कर लिया। तो ये प्रश्न इस प्रकार यूगोस्लोविया में बमबारी कब की, किसने की? तो नाटो ने की। और कब की? 1999 में की। तीसरा उदाहरण है सूडान और अफगानिस्तान में अल-कायदा के ठिकानों पर बमबारी। अल-कायदा के ठिकानों पर अमेरिका ने 2 बार बमबारी की और दोनों के अलग अलग नाम हैं। हर बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कन्फ्यूजन करने के लिए, लेकिन आज हमें ये याद करना है कि अल-कायदा के लिए 2 ऑपरेशन थे और उनके अलग अलग नाम किस प्रकार है वो हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। उन्होंने तीसरा उदाहरण है सूडान व अफगानिस्तान में अल-कायदा के ठिकानों पर, अल-कायदा के ठिकानों पर बमबारी। ये भी अमेरिका ने ही की है। कब? देखो इसमें 1998 की बात है। पहले बमबारी ये बाद में की, शुरुआत 1998 में कर दी। 1998 में 2 देशों में, नैरोबी और तंजानिया में। कहाँ पर? नैरोबी और तंजानिया। नैरोबी और तंजानिया। नैरोबी और तंजानिया देशों में अमेरिका के जो दूतावास थे, इन दोनों देशों में अमेरिकी दूतावासों पर, यूएसए के जो दूतावास थे, दूतावासों पर बमबारी की गई, उनको जलाने की कोशिश की गई। उसमें अमेरिका के कई अफसर जो थे, ऑफिसर थे, दूतावास में रहने वाले कर्मचारी थे, उनकी मृत्यु भी हुई थी। इसके लिए अमेरिका ने एक ऑपरेशन किया जिसका नाम था ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ये हमें याद रखना है। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच किससे संबंधित है? तो नैरोबी और तंजानिया में जो यूएसए के दूतावासों पर आक्रमण हुआ था उसके विरोध में, अल-कायदा के विरुद्ध अमेरिका का ऑपरेशन था और ये 2 देशों में हुआ था, सूडान और अफगानिस्तान। सूडान व अफगानिस्तान 2 देशों में हुआ था। इसके बाद अमेरिका ने एक और ऑपरेशन किया अल-कायदा के विरोध में ही,
लेकिन उसका नाम अलग रखा गया क्योंकि उसका कारण अलग था। ये पहले की भांति नहीं था, ये व्यापक तौर पर था और इसे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही व्यापक था, इसलिए अमेरिका ने उसे विश्वव्यापी कहा। अमेरिका ने कहा कि ये विश्वव्यापी कार्रवाई है। इसके लिए अमेरिका ने किया आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी कार्रवाई। अमेरिका ने इसको विश्व का नाम देकर अपनी कार्रवाई की और उसका नाम रखा आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी कार्यवाही। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी कार्रवाई क्यों करनी पड़ी? क्योंकि जो अमेरिका में 9/11 का जो हमला हुआ, 9/11 2001 की घटना है। 2001 में 9/11 मतलब 9 यहाँ पर सितंबर के लिए है और 11 तारीख थी 11 सितंबर 2001। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में आतंकी हमला किया गया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो ट्विंस टावर थे, जो 2 मीनारें थी बड़ी बड़ी, उनको गिरा दिया गया। उसमें हवाई जहाज से आतंकी हमला किया और उसकी जिम्मेदारी किसने ली? उसकी जिम्मेदारी अलकायदा ने ली। अलकायदा ने कहा कि ये आतंकी हमला हमने किया है। अलकायदा, और उस समय अलकायदा का जो प्रमुख था वो था सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन तो इराक में थे, जो आगे आएंगे। इराक पर आक्रमण होगा जिसे कहते हैं ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इस समय ओसामा बिन लादेन था इसका। ओसामा बिन लादेन एक अरेबियन था, अरबी, जो अमेरिका ने इसको प्रशिक्षण दिया, ट्रेनिंग दी यूएसएसआर के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए। अमेरिका ने इसको ट्रेनिंग दी थी, लेकिन इसने अमेरिका पर ही अटैक कर दिया। फिर अमेरिका ने इसको मारने या इसको समाप्त करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। पहले हमने पढ़ा ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, वो भी अलकायदा के विरुद्ध ही था, लेकिन वो कहाँ पर किया गया? सूडान और अफगानिस्तान दोनों देशों में किया गया और उसका कारण अलग था, क्योंकि नैरोबिया और तंजानिया में जो अमेरिका के दूतावासों को जलाया गया, उस पर बमबारी की गई, उसके विरोध में था। लेकिन जो अब ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम है, ये हुआ था 2001 में हुआ और इसके कई व्यापक परिणाम निकले। जो आतंकवादी हमला हुआ था 9/11 का, उसके कारण अमेरिका ने भारत के लिए भी एक दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया और भारत से कहा कि हम भारत और अमेरिका मिलकर आतंकवाद को मिटाने के लिए एक साथ काम करेंगे। तो 2001 में जो ऑपरेशन किया था, 2001 में ऑपरेशन किया था, अलकायदा के विरुद्ध था। ये अफगानिस्तान में तालिबानी शासन को निशाना बनाया था। तालिबान को यहाँ से हटाना चाहते थे और हटा भी दिया। 2001 में जो ऑपरेशन हुआ उसका नाम है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम 2001 विश्वव्यापी आतंकवाद के विरुद्ध। ये क्यों किया? क्योंकि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो था, विश्व व्यापार का जो केंद्र है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो अलकायदा ने जो आक्रमण कर दिया था, ट्विंस टावर को वहाँ पर ध्वस्त कर दिया। करोड़ों रुपए की संपत्ति थी, उसका नष्ट हुआ, कई लोगों की जान भी गई। इसके लिए अमेरिका ने ये ऑपरेशन किया, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ये अलकायदा के विरुद्ध 2001 में। इस प्रकार का सवाल कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है।
अब आ गया अमेरिका का इराक पर आक्रमण, या जिसे हम कहते हैं खाड़ी युद्ध, दूसरा खाड़ी युद्ध, द्वितीय खाड़ी युद्ध, या कई लोग इनको खाड़ी संकट भी कहते हैं। तो दूसरा खाड़ी युद्ध कब हुआ? 2003 में। 2003 में इराक के जो उस समय इराक के शासक कह सकते हैं हम, इराक का जो तानाशाह था उसका नाम था सद्दाम हुसैन। उस समय सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया गया और उसको फांसी दे दी गई। इसका नाम अमेरिका ने रखा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। द्वितीय खाड़ी युद्ध का नाम रखा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कब हुआ? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 2003 में हुआ। हमें ये याद रखना है, 2003 में हुआ। यहाँ पर सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई और अमेरिका ने अपनी मनपसंद की सरकार स्थापित कर दी। इसमें एक बात ये भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर यूएनओ ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। यूएनओ ने सैन्य कार्रवाई की अनुमति नहीं दी, फिर भी अमेरिका ने यहाँ पर सैन्य कार्रवाई की और 2003 में उसे सफलतापूर्वक पूरा भी किया। ये अमेरिकी हेगेमोनी का एक प्रमुख उदाहरण है। फिर उसके बाद में एक उदाहरण है जो अरब क्रांति जिसे हम कहते हैं, अरब क्रांति या अरब स्प्रिंग, चमेली क्रांति भी उसको कहते हैं। ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसका अंत कहाँ हुआ था, इसमें भी अमेरिका का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। अरब क्रांति या अरब स्प्रिंग, अरब स्प्रिंग, या उसे हम कहते हैं चमेली क्रांति। चमेली क्रांति की शुरुआत हुई ट्यूनीशिया से। शुरुआत कहाँ से हुई? ट्यूनीशिया से शुरू हुई और इसमें भी शुरू करने में अमेरिकी विचारकों का महत्वपूर्ण योगदान था। जो अरब देशों में जो सैन्य शासन था उसके स्थान पर जो शासन था, राजतंत्र था, उसके स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए अमेरिका के विचारकों ने ही ट्यूनीशिया के लोगों को ये सिखाया कि लोकतंत्र किस प्रकार हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके लिए वहाँ पर ये क्रांति शुरू हुई, चमेली क्रांति ट्यूनीशिया से शुरू हुई और फिर ये धीरे धीरे सीरिया, लीबिया, यमन, मिस्र तक फैल गई। फिर कई लोगों ने मानव अधिकार, लोकतंत्र, जीवन स्तर में सुधार की मांग की। फिर अमेरिका ने मिस्र में जो होस्नी मुबारक सरकार है उसका तख्ता पलट कर दिया। ये सभी ट्यूनीशिया में ये अरब क्रांति, ये भी अमेरिकी वर्चस्व का एक उदाहरण है। जैसे कि अरब क्रांति कब हुई? 2010 से ये शुरू हुई, 2010 से शुरू हुई, ट्यूनीशिया से शुरू हुई। और कौन कौन से देश हैं इसमें? सीरिया, लीबिया के भी शासक थे कर्नल गद्दाफी, वो भी अमेरिका के बहुत बड़े विरोधी थे और अमेरिका भी कर्नल गद्दाफी का काफ़ी विरोधी रहा। लीबिया है, यमन, मिस्र और मध्य पूर्व के कई देश भी थे। इसके साथ ही मिस्र में अमेरिका ने अपनी सरकार स्थापित कर दी। अमेरिका ने अपनी पसंद की सरकार स्थापित की और मिस्र की जो होस्नी सरकार थी, होस्नी मुबारक सरकार, उसको हटा दिया वहाँ से और अपनी पसंद की सरकार स्थापित कर दी, अपनी पसंद की सरकार। ये इस प्रकार अमेरिकी वर्चस्व के उदाहरण। अमेरिका के वर्चस्व के रूप किस प्रकार हैं? अमेरिका ने उसकी सैन्य क्षमता बहुत ही मजबूत है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ सैन्य क्षमता होने के कारण, उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी होने के कारण और विशाल रक्षा व्यय होने के कारण, तो सैनिक जो ताकत है, सैन्य शक्ति है, उसके कारण अमेरिका का वर्चस्व है यहाँ पर। दूसरा, वहाँ पर उसका जो उच्च शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान है, वहाँ पर जो शैक्षणिक कार्यक्रम है उसमें भी अमेरिका काफ़ी आगे हैं। उच्च शिक्षा है वहाँ पर, वैज्ञानिक अनुसंधान बहुत अच्छे होते हैं।
उन्नत प्रौद्योगिकी है, इंटरनेट का उपयोग होता है, इसलिए वहाँ पर अमेरिका आज पूरी दुनिया में सबसे आगे है। आर्थिक वर्चस्व भी अमेरिका का बहुत ज़्यादा है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे ज़्यादा जिसकी जीडीपी होती है, आर्थिक शक्ति है, सबसे ज़्यादा जीडीपी है, जिसके पास सबसे ज़्यादा रुपए हैं। प्रति व्यक्ति आय भी अमेरिका की सबसे ज़्यादा है, इसलिए अमेरिका का वर्चस्व होना ही है। और पूरी दुनिया का जो आर्थिक कार्यक्रम होता है, पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, उसका 28% तो अमेरिका के पास ही है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का 28%। सांस्कृतिक वर्चस्व भी अमेरिका का काफ़ी ज़्यादा है। अमेरिका के जो लोग करते हैं उसी का अनुसरण भारत जैसे देशों के लोग भी करते हैं कि अमेरिका में भी ये हो रहा है तो हम भी यही करेंगे। इस प्रकार पूरी दुनिया में अमेरिका के कार्यक्रमों का, अमेरिका की संस्कृति का सब अनुसरण करते हैं, इसलिए सांस्कृतिक वर्चस्व भी हैं। अमेरिका के वर्चस्व के समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं। अमेरिका के वर्चस्व के लिए चुनौतियां कौन कौन सी हैं, जैसे कि चुनौतियां में चीन है, भारत है, रूस है, ये चुनौतियां बन रही है। चुनौतियां कौन कौन है? रूस को प्रश्न पूछा गया है, रूस को कई 2-3 परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन है। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन है? प्रश्न तो आसान ही है, लेकिन कभी नहीं सुना हो तो कन्फ्यूजन हो सकते हैं, कुछ वहाँ पर नाम अलग अलग दे दिए जाए। तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है रूस। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस है एक चुनौती। दूसरी चुनौती चीन है। चीन दुनिया की शक्ति बनता जा रहा है, इसलिए ये अमेरिका के लिए एक चुनौती है। भारत भी एक बहुत शक्तिशाली देश है, ये भी अमेरिका के लिए एक चुनौती बन रहा है। कई विचारक कहते हैं कि रूस, चीन और भारत, जो कि तीनों पड़ोसी देश हैं, तीनों की सीमाएं आपस में लगी हुई हैं। भारत के उत्तर में चीन है, भारत का पड़ोसी देश चीन और चीन का पड़ोसी देश रूस। यदि ये तीनों मिल जाए, एक शक्ति के रूप में मिल जाए, तो दुनिया में इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कई लोग इनको भारत रूस चीन त्रिकोण भी कहते हैं। भारत रूस चीन त्रिकोण, ये भी अमेरिका के वर्चस्व के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। नाम जो है, नाम हम एक अलग वीडियो में नाम के बारे में पढ़ेंगे। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है, गुट निरपेक्षता का जो आंदोलन है, नाम भी अमेरिका के लिए एक चुनौती है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट मतलब गुट निरपेक्षता आंदोलन। ब्रिक्स BRICS, ये 5 देशों का एक संगठन है। 5 देशों का संगठन। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स 5 देशों का संगठन। ब्रिक्स भी अमेरिका के लिए एक संगठन है, एक चुनौती है। अमेरिका के लिए चुनौती है, एक संगठन के तौर पर चुनौती है। संघाई सहयोग संगठन है, जिसमें भारत को भी शामिल कर लिया गया है। भारत और पाकिस्तान दोनों को शामिल किया गया अभी हाल ही में। SCO जिसे कहते हैं संघाई सहयोग संगठन या संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन, इसमें भी चीन, रूस, कोरिया, भारत, पाकिस्तान सहित कई देश हैं। तजाकिस्तान, काजिकिस्तान, इस प्रकार के देश हैं। विश्व के अन्य कई सामाजिक मंच हैं, मानवाधिकार, लोकतंत्र, ये सभी अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने की क्षमता रखते हैं। भारतीय मूल के एक लेखक हैं फरीद जकारिया। फरीद जकारिया, उन्होंने एक पुस्तक लिखी। फरीद जकारिया की पुस्तक है पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड, पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड, पोस्ट अमेरिका
वर्ल्ड मतलब अमेरिका के बाद की दुनिया, मतलब उन्होंने 2008 में ही लिख दिया ये पुस्तक कि अब अमेरिका पुरानी शक्ति हो गया है, आज विकासशील देश भी शक्ति के केंद्र बन चुके हैं। और उन्होंने कहा कि विश्व जो अब बहुध्रुवीय बन गया है। फरीद जकारिया ने कहा कि विश्व अब का कैसा हो गया है, एक ध्रुवीय विश्व नहीं रहकर विश्व हो गया है बहुध्रुवीय। इस प्रकार ये अमेरिका को खुली चुनौती देते हैं और अमेरिका के वर्चस्व को स्वीकार नहीं करते हैं। कई वैज्ञानिक अब एक ध्रुवीय विश्व के स्थान पर बहुध्रुवीय विश्व की बात करते हैं।